हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज आपको हम यहाँ पे यह वीडियो देने वाले हैं जो कि 60 प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेसिकली डिपेंडेंट हैं और सांख्यिकीय विश्लेषण के द्वारा यहाँ पे हमने लगभग 5 वीडियोस को एक साथ मर्ज करके आपको एक जगह पे एक कंटेंट पूरा प्रोवाइड करने का प्रयास किया हूँ। और क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बेहतर कर पाएंगे। आप निश्चित रूप से हमारी बात को विश्वास में ला करके आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे मैंने लिखा है कि 20 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से 60 क्वेश्चन में आपके पक्के होने वाले हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ हमने एक वीडियो इसमें कंप्लाइन किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तो आप यहाँ पे इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे मल्टीपल ऑफ चॉइस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपके लिए बेहतर विकल्प और बेहतर क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे हमने जो अलग अलग वीडियोज़ हम यहाँ पे अपलोड करते थे, हमने इस वीडियो के अंतर्गत सबको कंपाइल कर लिया है। एक साथ लगभग 5 वीडियो को हमने कवर किया है, इसलिए यह वीडियो आपका लंबा भी होगा और एक ही जगह पे सारे कंटेंट आपको एक वीडियो में मिल भी जाएगा। तो आपके लिए एक बेहतर अवसर और बेहतर वीडियो देने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे की वीडियोज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जय हिंद। देखते हैं यहाँ पे बिना समय गंवाए हुए कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है और उसका आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना क्या है। पहला क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना क्या है, यानी नल हाइपोथेसिस क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कोई प्रभाव या कोई अंतर नहीं होने का कथन है। बी ऑप्शन है आपके पास कोई प्रभाव या अंतर होने का कथन है। या सी किसी संबंध का कथन है। या डी जो है किसी सह संबंध का कथन है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, तो नल हाइपोथेसिस में जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई प्रभाव या कोई अंतर नहीं होने का ये कथन होता है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य परिकल्पना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नल हाइपोथेसिस। पहला ऑप्शन है आपके पास यह साबित करना कि कोई प्रभाव या अंतर है। दूसरा यह साबित करना कि कोई प्रभाव या अंतर नहीं है। या सी संबंध स्थापित करना। या डी सह संबंध स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर होगा कि यह साबित करना कि कोई प्रभाव या अंतर नहीं है, जैसा कि आप लोग नल हाइपोथेसिस का मतलब समझते हैं। आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस बोलते हैं, H1 से डिनोट किया जाता है अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, ए है यह कोई प्रभाव या कोई अंतर नहीं होने का कथन है। या बी किसी प्रभाव या अंतर का कथन है। या सी किसी संबंध का कथन है। या डी किसी सहसंबंध का कथन है। तो क्वेश्चन नंबर बी का यहाँ पे किसी प्रभाव या अंतर का कथन है, यानी नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल विपरीत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि शून्य और वैकल्पिक परिकल्पनाओं के बीच क्या संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है ये परस्पर अनन्य हैं। बी ये परस्पर समावेशी हैं। सी वे पूरक हैं। या डी वे विरोधाभासी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो होता है वे परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका मित्रों, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, बी है वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, या सी जो है शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया जाता है, या डी जो है शून्य परिकल्पना को बरकरार रखा जाता है। तो मित्रों करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए। यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है दैट मीन्स कि जो है वैकल्पिक परिकल्पना को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अगर नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार नहीं किया जाता है तो क्या होता है। इसका मतलब है वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, या बी वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, या सी शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, या डी शून्य परिकल्पना को बरकरार रखा जाता है। तो यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार नहीं किया जाता है मतलब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 त्रुटि क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। अब पहला ऑप्शन है कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जब यह सत्य हो। बी ऑप्शन है यहाँ पे शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना जब यह असत्य हो। सी है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह सत्य हो। डी है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह असत्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है आप लोग बताइए। टाइप 1 त्रुटि, एरर 1 इसको कहा जाता है, या अल्फ़ा त्रुटि भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो होगा शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जब यह सत्य हो, तब के केस में टाइप 1 त्रुटि हो जाता है। यानी जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाता है जबकि वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाए जब वह सत्य हो या ट्रू हो तो उस जगह पे हमें टाइप 1 त्रुटि प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब यहीं पे आप बताइए टाइप 2 त्रुटि क्या है, यानी बीटा एरर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जब यह सत्य हो। बी है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना जब यह असत्य हो। सी है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह सत्य हो, या डी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह असत्य हो। तो 8 का जो है सही आंसर क्या होगा मित्रों, आप ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना जब यह असत्य हो। मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेबल था लेकिन उसको हम लोग जो है अस्वीकार करने में विफल हो गए, यानी एक्सेप्ट कर लिए। तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल हो जाना जब यह असत्य हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महत्व स्तर क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। महत्व स्तर क्या है। अब महत्व स्तर का ऑप्शन ए है टाइप 1 त्रुटि की संभावना होना, बी टाइप 2 त्रुटि की संभावना, या सी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की संभावना, या डी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना। तो यहाँ महत्व स्तर जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा टाइप 1 त्रुटि की संभावना होना ही महत्व स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ही है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में P का मान क्या है, यानी P वैल्यू क्या होता है। अब ऑप्शन नंबर ए है आपके पास
पी वैल्यू जो होता है कम से कम देखे गए परिणाम जितना चरम परिणाम प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है, या बी जो है देखे गए परिणाम से कम चरम परिणाम प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है, या सी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की संभावना, या डी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो पहला होगा, कम से कम देखे गए परिणाम जितना चरम परिणाम प्राप्त करने की संभावना है, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग ही की जाती है। तो उसके अंतर्गत आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये 12 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट देखिए क्या है, यदि पी मान महत्व स्तर से कम हो तो क्या होगा। अब पी मान महत्व स्तर से कम हो तो क्या होता है। पहला ऑप्शन शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, बी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या सी वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या डी वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो 11 का जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि पी मान महत्व स्तर से कम है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पी मान महत्व स्तर से अधिक है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, बी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या सी वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या डी वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। अगर पी मान महत्व स्तर से कम है तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया यानी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी टैबुलेटेड वैल्यू से अगर पी की वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ये थे आज के हमारे प्रमुख कुछ चुनिंदा प्रश्न और उत्तर। फिर तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है वो है आपके पास टी परीक्षण का उद्देश्य क्या है। टी परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास दो समूहों के माध्य की तुलना करना, या बी है दो समूहों के विचरण की तुलना करना, या सी है दो समूहों के अनुपात की तुलना करना, या डी है दो समूहों के संबंधों की तुलना करना। तो यहाँ टी परीक्षण का उद्देश्य यहाँ पे दो समूहों के माध्यों की तुलना करना होता है। तो अर्थात इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा टी परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो टी परीक्षण का प्रकार में देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है स्वतंत्रता नमूना टी परीक्षण, दूसरा है युग्मित नमूना टी परीक्षण, और सी है एक नमूना टी परीक्षण, या डी है उपरोक्त सभी। अगर आपने थोड़ा सा टी टेस्ट को जाना होगा, पहचाना होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में, तो ये स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण भी होता है, युग्मित यानी पेयर टी परीक्षण भी होता है, और एक नमूना परीक्षण भी होता है। अर्थात ये तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यानी ये तीनों जो है टी परीक्षण के प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, टी परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना क्या है। टी परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन है दोनों समूहों के माध्य बराबर हैं, या बी जो है दोनों समूहों के माध्य बराबर नहीं हैं, या सी जो है दोनों समूहों के प्रसरण बराबर हैं, या डी जो है दोनों समूहों के प्रसरण बराबर नहीं हैं। तो टी परीक्षण अगर आपको हम बताएं कि नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है। H0 का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो समूह हैं तो उनका अगर माध्य मान लीजिए या μ1 है, दूसरे का μ2 है, तो इसमें दोनों इक्वल माध्य के होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है दोनों समूहों के माध्य बराबर हैं, तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी दोनों समूहों के माध्य
बराबर होते हैं। टी परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना यही कहती है, यानी दोनों समूहों के माध्यम में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि टी परीक्षण के लिए वैकल्पिक परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना को हम लोग H1 से डिनोट करते हैं या इसको हम अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक, अब इसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ें आप देखिए। क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास ऑप्शन, दोनों समूहों के माध्य बराबर हैं। बी जो है दोनों समूहों के माध्य बराबर नहीं हैं। सी दोनों समूहों के प्रसरण बराबर हैं। डी दोनों समूहों के प्रसरण बराबर नहीं हैं। अब अगर आपने शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो वो बताता है कि जो शून्य परिकल्पना होता है उसका अपोजिट यानी रिवर्स जो है वैकल्पिक परिकल्पना होता है। हमेशा हम लोग नल टेस्ट यानी नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस में देखिए यहाँ पे हमने देखा कि दोनों समूहों के माध्य बराबर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों समूहों के माध्य बराबर नहीं है। तो यहीं से आपको पकड़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों समूहों के माध्य बराबर नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे μ1 नॉट इक्वल टू μ2 की परिकल्पना की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है टी सांख्यिकी क्या है। पहला ऑप्शन है दो समूहों के माध्य के बीच अंतर का माप है। बी है दो समूहों के विचरण का माप है। या सी दो समूहों के बीच सहसंबंध का माप है। या डी जो है दो समूहों के अनुपात का माप है। तो ना तो इसमें अनुपात की माप होता है, ना ही सहसंबंध की बात होती है, ना विचरण की बात होती है, यानी दो समूहों के माध्य के बीच की बात होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है कि टी परीक्षण के लिए पी वैल्यू कितना होता है। पी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस पी के मतलब को आपको समझना है। तो पहला ऑप्शन होता है, ध्यान से आप ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट करने का प्रयास करिए। अब पहला ऑप्शन कहता है कि पी का मतलब ये होता है कि कम से कम देखे गए बराबर चरम टी आंकड़ा प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है। अब बी है कम से कम देखे गए के बराबर चरम टी आंकड़ा प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए कि वैकल्पिक परिकल्पना सत्य है। सी ऑप्शन है देखे गए से कम चरम टी आंकड़ा प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए शून्य परिकल्पना सत्य है। डी है देखे गए से कम चरम टी आंकड़ा प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए कि वैकल्पिक परिकल्पना सत्य है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर ए होगा क्योंकि कम से कम देखे गए बराबर चरम टी आंकड़ा प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए शून्य परिकल्पना सत्य है। तो पी का मान यहाँ पे यही होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ सांख्यिकीय परीक्षण के फार्मूले दिए हैं, लेकिन इसमें टी परीक्षण के लिए सांख्यिकी क्या है, यानी टी परीक्षण के लिए परीक्षण सांख्यिकी क्या है, यानी टी की वैल्यू हम किस फार्मूले से निकालते हैं। पहला ऑप्शन है टी बराबर x1 बार माइनस x2 बार अपान स्क्वायर रूट ऑफ s1 का स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 का स्क्वायर बाई n2। तो ये आपका पहला फार्मूला। इसी तरीके से बी है टी बराबर x1 बार माइनस x2 बार अपान स्क्वायर रूट ऑफ s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। सी है टी बराबर x1 बार माइनस x2 बार अपान s1 का स्क्वायर अपान n1 प्लस s2 का स्क्वायर अपान n2। डी है टी बराबर x1 बार माइनस x2 बार अपान s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है मित्रों वो आपके पास क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ इस फार्मूले से टी की वैल्यू निकाली जाती है, यानी इसका टी बराबर है, यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा कि x1 बार माइनस x2 बार अपान में हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं, अपान में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ s1 का स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 का स्क्वायर बाई n2। ये आपका फार्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं टी परीक्षण की सांख्यिकी या वैल्यू।
आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। टी परीक्षण के लिए स्वतंत्रता की डिग्री यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है टी परीक्षण के लिए? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका ऑप्शन है n1 + n2 - 2 होता है, या n1 + n2 - 1 होता है, या n1 - 1 होता है, या n2 - 1 होता है। तो टी परीक्षण के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा n1 + n2 - 2 होता है। ठीक है, दोनों समूहों में से एक एक जो है आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल हटा देना होता है, तो जो बाकी बचता है वो हमारे पास हो जाता है। तो अर्थात n1 + n2 - 2 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है टी परीक्षण के लिए मान्यता की धारणा क्या है? अब टी परीक्षण के लिए क्या मान्यता होती है? पहला ऑप्शन है डेटा सामान्य रूप से वितरित होना चाहिए, बी डेटा लगभग सामान्य रूप से वितरित होना चाहिए, या सी डेटा तिरछा होना चाहिए, या डी डेटा द्विविध होना चाहिए। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है मित्रों, क्वेश्चन नंबर ए और बी में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर बी है, डेटा लगभग सामान्य रूप से वितरित होना चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं होता है। अब डेटा सामान्य रूप से वितरित होने का मतलब है कि सामान्य रूप से हमेशा वितरित होगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। डेटा लगभग सामान्य रूप से यह माना जा सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का केस होता है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा संभावना पे चलती है, लगभग पे चलती है। तो डेटा लगभग सामान्य रूप से वितरित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है टी परीक्षण के लिए प्रभाव का आकार क्या है? इसमें पहला ऑप्शन कोहेन का डी आकार, बी है पियर्सन का आर आकार, या सी है पियर्सन का रो आकार, या डी है कैंडल का टाउ बोलते हैं उसको। तो इसका सही आंसर है 10 का ए, कोहेन का डी। टी परीक्षण के लिए प्रभाव आकार अगर आपसे पूछा जाता है तो 10 का आपका ए आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है युग्मित नमूने टी परीक्षण का उद्देश्य क्या है? दो स्वतंत्र समूहों के माध्य की तुलना करना, या बी दो संबंधित समूहों के माध्य की तुलना करना, या डी दो समूहों के विचरण की तुलना करना, या डी दो समूहों के अनुपात की तुलना करना। तो इसमें जो सही है आपके पास माध्य की तुलना होता है, तो दो स्वतंत्र समूह नहीं, स्वतंत्र के अलावा भी होता है, यानी दो संबंधित समूहों के माध्य की तुलना करना होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ना तो ए होगा ना तो बाकी दोनों होंगे। तो इसका सही आंसर बी, दो संबंधित समूहों के माध्य की तुलना करना, ये आपका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि टी टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है दो स्वतंत्र समूहों की माध्य की तुलना करना, या बी दो चरों के बीच सहसंबंध निर्धारित करना, या सी एक ही समूह के भीतर विचरण का विश्लेषण करना, या डी श्रेणीबद्ध चरों के बीच संबंध की मजबूती को मापना। तो टी टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य है कि दो स्वतंत्र समूहों के माध्य की तुलना करना। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दो आश्रित नमूनों के माध्य की तुलना करने के लिए किस प्रकार की टी टेस्ट उपयोग किया जाता है? अब दो आश्रित नमूने यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों, अब उस तरीके का अगर आपके पास नमूना या सैंपल है तो उसमें कौन सा लगाएंगे? स्वतंत्र टी टेस्ट लगाएंगे, या युग्मित टी परीक्षण लगाएं, या एक नमूना टेस्ट लगाएं, या एनोवा? तो इसमें भैया डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ हम युग्मित टी परीक्षण लगाएंगे। युग्मित टी परीक्षण, पेयर्ड टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहे आज सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्थित के मापांकों का पहला प्रकार क्या होता है? जैसे स्थित के मापांकों में बहुत सारे मापांक होते हैं, जैसे कि आपके पास ऑप्शन है, पहला प्रतिशतांक होगा, या बी होगा चतुर्थांक होगा, या सी होगा मानक होगा, या डी होगा विचलन। तो इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए और उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों, स्थित के मापांकों का सबसे पहला जो प्रकार होता है वो मित्रों प्रतिशतांक होगा, अर्थात इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है,
प्रतिशतांक को और किस नाम से जाना जाता है? प्रतिशतांक को हम लोग इंग्लिश में परसेंटाइल बोलते हैं। तो प्रतिशतांक को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चतुर्थांश, या बी ऑप्शन है शतांक, या सी ऑप्शन है प्रतिशत, या डी ऑप्शन है मानक। तो प्रतिशतांक को हम और जो है शतांक के नाम से जानते हैं, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। ऐसा प्राप्तांक जो क्रमबद्ध प्राप्तांकों को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मानक विचलन, या बी माध्यिका, या सी प्रतिशतांक, या डी परासरण। ठीक है, तो 100 बराबर भागों में यानी कोई हमारे पास लाइन है तो इसको 100 पार्ट्स में आप इसको बराबर बराबर भागों में जो बांटता है वो ऐसा कौन सा मापांक होता है? तो यह जो है प्रतिशतांक होता है, जो किसी भी क्रमबद्ध प्राप्तांकों को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रतिशतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिशतांकों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर करेक्ट देना है। प्रतिशतांकों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, या 99 होती है, या 101 होती है, या 98 होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा 99। यानी प्रतिशतांकों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 99 होती है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा प्राप्तांक जिनसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में दी गई होती है कहलाता है। ऐसा प्राप्तांक जिनसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में दी गई होती है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन मध्य बिंदु, या बी प्रतिशतांक, या सी चतुर्थांश, या डी मानक विचलन। तो ऐसा प्राप्तांक जिनसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित की जाती है वो प्रतिशतांक कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रतिशतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसका एक सिंबल होता है, वह सिंबल कौन सा है? पहला ऑप्शन है PL से, या बी है PM, या सी है PK, या डी है PN। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा PK, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रतिशतांक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं PK के बारे में, तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि PK क्या है, इसका क्या करेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स में, और इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या मतलब है, ये हम सारी चीज़ें उदाहरण के साथ हमने जो है वहाँ पे बातचीत किया है। तो आप जो है प्लेलिस्ट जो है अनुसंधान का लगा हुआ है उसमें जाएंगे तो आपको PK के बारे में सारी बातें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। PK जो संकेताक्षर यानी प्रतिशतांक है वो PK संकेताक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अब पहला ऑप्शन है के का मीनिंग क्या है? के का मीनिंग प्रतिशतांक से कम अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है, या जो है के प्रतिशतांक से ज़्यादा अंक प्राप्त कर व्यक्तियों की संख्या है, या सी के प्रतिशतांक से कम और ज़्यादा अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है, या डी के प्रतिशतांक से बहुत कम अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है। तो यानी PK में जो के का क्या मतलब है इस बात को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन आपके सामने हैं और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो के का मतलब होता है, जहाँ भी PK लिखा होता है इसका मतलब हमेशा याद रखिए कि के एक ऐसा प्रतिशतांक है या ऐसा मापांक है जिससे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या को इंडिकेट करता है। क्या मित्रों? के
ऐसा एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाता है कि जिससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों या व्यक्तियों की संख्या को इंडिकेट करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है मित्रों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी के प्रतिशतांक से कम अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी जाते हैं नेट जेआरएफ में, जैसे P10 प्राप्तांक का क्या मतलब है। अब P10 यानी आपका यहाँ पे स्पेशल दे दिया गया है कि P10 का क्या मतलब है। तो P10 का क्या मतलब, जिसके नीचे पहला ऑप्शन है जिसके नीचे 100% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, या बी जिसके नीचे 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, या सी जिसके नीचे 99% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, या डी जिसके ऊपर 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। तो हमने अगर क्वेश्चन नंबर 7 को समझा हो तो हमने यहाँ पे यह बात किया है कि पीके में के का मतलब होता है कि के एक ऐसा वैल्यू है जिसके नीचे इतने व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके नीचे 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं उसका मतलब है P10। तो यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी इसका मतलब है जिसके नीचे 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं वह वैल्यू इंडिकेट करता है P10। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी समूह में 80 व्यक्ति हों तो P10 कितना होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपको P10 निकालने, यानी आपको समूह दे दिया गया है, व्यक्तियों की संख्या दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि P10 कितना होगा, यानी ऐसे इतने व्यक्तियों की संख्या जो P10 से नीचे हैं, यानी 10% आपको व्यक्तियों की संख्या चाहिए। तो आप सीधे सीधे साधारण सी बात है कि यानी 10% जो लोग हैं, 80 में से 10% जो लोग हैं, इसके नीचे जो व्यक्ति होंगे वही व्यक्तियों की संख्या को इंडिकेट करता है। तो आप साधारण सी बात है 80 का 10% निकाल लीजिए, तो 80 गुणे 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो, अर्थात 8 व्यक्ति आएगा, सीधा सा आंसर है। तो यानी 8 जहाँ होगा वह प्राप्तांक जिससे कम 8 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। ये ज़्यादा वाला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ कम की बात करता है। 9 आया नहीं है इसलिए भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह प्राप्तांक जिससे कम 8 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिशतांक वे प्राप्तांक होते हैं जिसके नीचे प्राप्तांकों को का स्थित होता है। क्या स्थित होता है, मानक स्थित होता है, या सी या बी जो है 10% स्थित होता है, या प्रतिशत स्थित होता है, या प्रसारण होता है। तो यानी प्रतिशतांक वे प्राप्तांक होते हैं जिसके नीचे प्राप्तांकों का क्या स्थित होता है, प्रतिशत स्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं निर्देशन और परामर्श में, यानी गाइडेंस और काउंसलिंग में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ गाइडेंस। तो सबसे बेसिक यानी प्राइमरी गोल क्या होता है गाइडेंस का। पहला ऑप्शन है यहाँ पे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सेकेंड ऑप्शन है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, सी है ऑप्शन टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, एंड डी ऑप्शन है आपका टू अंडरस्टैंड इमोशंस। तो प्राइमरी गोल ऑफ गाइडेंस क्या होता है, यानी गाइडेंस का जो प्राइमरी गोल क्या होता है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट आंसर करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गाइडेंस काउंसलर, यानी गाइडेंस काउंसलर का जो बेसिक रोल होता है वो क्या होता है, यानी जो काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर जो होता है गाइडेंस के लिए, उसका रोल क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका ए है टू सॉल्व प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन है बी टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, एंड सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस,
या डी ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड इमोशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों टू क्वेश्चन का सी, यानी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन। व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन, मतलब जो गाइडेंस काउंसलर होता है वो अपने सेशन के दौरान उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में आपका ऑप्शन दिए गए हैं प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, बी है अंडरस्टैंड इमोशंस, या सी है एम्पावर इंडिविजुअल्स, या डी है सॉल्व प्रॉब्लम। तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? तो 3 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है बी हो जाएगा अंडरस्टैंड इमोशंस। ठीक है, व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन, मतलब काउंसलिंग के दौरान जो है गाइडेंस के जो सेशन में होना चाहिए वो सबसे बेसिक बात होना चाहिए कि उसकी जिसका हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसका जो इमोशंस कितना आप समझ पा रहे हैं इस पे आधारित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो जो मेन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का जो सही आंसर है उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, बी है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, एंड सी है टू अंडरस्टैंड इमोशंस, एंड डी है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका बी, टू एम्पावर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस, सेकंड है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव गाइडेंस, या सी है इंडिविजुअल एंड सोशल गाइडेंस, या डी है इंडिविजुअल एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहला ऑप्शन करेक्ट यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस, और आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता है इंडिविजुअल एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो इसलिए यहाँ पे मिला जुला आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बी एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, एंड सी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एंड डी इम्प्रूविंग लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूविंग लाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर गाइडेंस। व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर गाइडेंस, कौन सी स्किल की ज़रूरत होती है गाइडेंस के लिए। पहला ऑप्शन है सेंसिटिविटी, बी ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल, या सी ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो भैया गाइडेंस करने के लिए आपको सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन। यानी गाइडेंस जो काउंसलर होते हैं अपने सेशन के दौरान उनको उनके पास क्या एक होना चाहिए, उनके दिमाग में क्या चलना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, बी है अंडरस्टैंड इमोशंस, एंड सी है एम्पावर इंडिविजुअल्स, एंड डी है सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट कैन बी द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस। व्हाट कैन बी द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस, यानी रिजल्टेंट क्या होने चाहिए गाइडेंस के। ऑप्शन ए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बी एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, सी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एंड डी इम्प्रूविंग लाइफ। तो क्वेश्चन 9 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है डी होगा इम्प्रूविंग लाइफ, यानी इसका आउटकम
होना चाहिए, उसका जो जीवन है उसका और बेहतर किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उस पे काउंसलर का या गाइडेंस करने वाले व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, व्हाट अप्रोच शुड अ गाइडेंस काउंसलर यूज़। व्हाट अप्रोच शुड अ गाइडेंस काउंसलर यूज़, यानी गाइडेंस काउंसलर किस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यह क्वेश्चन इसमें बता रहा है। तो क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, बी है सेंसिटिविटी अप्रोच, एंड सी है कम्युनिकेशन अप्रोच, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अप्रोप्रिएट आंसर है, जैसा कि आप जानते हैं काउंसलर गाइडेंस काउंसलर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी लगाता है, सेंसिटिविटी अप्रोच भी लगाता है, कम्युनिकेशन अप्रोच, यानी इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर कंसीडर ड्यूरिंग अ सेशन। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, बी इज एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, एंड सी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डी इम्प्रूविंग लाइफ। तो 11 का जो है आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 12 का है, व्हाट टेक्निक्स आर सुटेबल फॉर गाइडेंस। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, बी है सेंसिटिविटी टेक्निक्स, सी है कम्युनिकेशन टेक्निक्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाउ कैन द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस टू बी इवेल्युएटेड। हाउ कैन द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस टू बी इवेल्युएटेड। फर्स्ट ऑप्शन by solving problems, B by empowering individuals, and C by understanding emotions, and D by improving life। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बाय इम्प्रूविंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशन। इन गाइडेंस का एजुकेशन में क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, B टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, and C to provide instruction, and D to improve academic performance। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास D टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गाइडेंस काउंसलर इन कैरियर डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, सेकेंड to understand emotions, C to empower individuals, and D to explore career option। तो 15 का जो appropriate आंसर है वो आपका हो जाएगा D to explore career options। कि डेटा सेट का पहला चतुर्थक Q1 क्या होता है। ठीक है, Q1 क्या होता है। और हाँ गाइस, अगर आपको Q1 यानी चतुर्थक या चतुर्थांक या चतुर्थांश या क्वार्टाइल के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे विथ एग्ज़ाम्पल। Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है आदि के बारे में हम यहाँ पे निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो आइए कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, डेटा सेट का जो पहला चतुर्थक Q1 होता है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए डेटा सेट का माध्य, बी ऑप्शन है डेटा सेट का माध्य, और सी ऑप्शन है डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक यानी 25वां प्रतिशतक, या डी ऑप्शन है डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक। तो इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट आपके पास आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा मित्रों ये होता है Q1 जो है 25वां प्रतिशतक होता है। यानी अगर आपके सामने Q1 लिखा गया है इसका मतलब है 25% जो स्टूडेंट्स हैं इसके नीचे स्कोर करते हैं। यह भी एक सूचकांक होता है, डेटा की जानकारी देता है। ठीक है, तो Q1 का मतलब है 25% डेटाबेस का 25वां प्रतिशतक कहलाता है। तो पहले का जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डेटा सेट का तीसरा चतुर्थक यानी Q3 क्या होता है। अब यहाँ पे वही है डेटा सेट का माध्य पहला ऑप्शन, या डेटा सेट का मध्यमान मान लीजिए,
और सी है डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक, या डी है डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक। तो आप याद रखना है Q3 जो होता है मित्रों, ये डेटा सेट का 75वां प्रतिशत होता है। यानी जो डेटा सेट आपके पास दिया रहता है Q3 इंडिकेट करता है कि उसके नीचे 75% व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किया है या स्टूडेंट्स ने अंक प्राप्त किया है। तो Q3 का मतलब होता है 75% और Q1 का मतलब होता है 25%। इज़ इट क्लियर? नाउ आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि डेटा सेट की इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। डेटा सेट की इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? पहला ऑप्शन है Q1 और Q3 के बीच का अंतर, बी है माध्य और Q1 के बीच का अंतर, या सी है माध्य और Q3 के बीच का अंतर, या डी है मध्यिका और Q1 के बीच का अंतर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप गाइस करेक्ट आंसर देने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है मित्रों, IQR जो होता है, IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो मित्रों होता है Q1 और Q3 के बीच का अंतर। यानी Q1 माइनस Q3 जब निकाल लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है ये होता है। या तो Q3 माइनस Q1 निकाल लो, चाहे Q1 माइनस Q3 निकाल लो। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों, पहला ऑप्शन हो जाएगा Q1 और Q3 के बीच का अंतर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम चतुर्थक की विशेषता है? यानी Q1 क्वार्टाइल। पहला ऑप्शन है यह डेटा सेट का मध्यमान है, बी है यह डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक है, या सी है यह डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक है, या डी यह डेटा सेट का अधिकतम मान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक चतुर्थक की विशेषता है? पहला ऑप्शन या डेटा सेट का मध्यमान है, बी या डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक है, या सी यह डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक है, या डी यह डेटा सेट का न्यूनतम मान है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा, यानी 75वां प्रतिशत होता है Q3। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चतुर्थक की गणना करने का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन डेटा सेट का माध्य निर्धारित करना, बी डेटा सेट का मध्यिका निर्धारित करना, या सी डेटा के प्रसार और वितरण को समझना, या डी डेटा सेट के आउटलेयर की पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा आपके पास, डेटा के प्रसार और वितरण को समझना। ये इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डेटा सेट में कितने चतुर्थक होते हैं? तो डेटा सेट में कितने चतुर्थक होते हैं मित्रों? वैसे भी किसी भी डेटा को 4 बराबर भागों में जो सूचकांक विभाजित करता है वही क्या कहलाता है? चतुर्थक कहलाता है। चतुर्थक मतलब 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो किसी डेटाबेस को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। माध्यिका और चतुर्थक के बीच क्या संबंध है? पहला ऑप्शन माध्यिका Q1 के बराबर है, माध्यिका Q3 के बराबर है, या सी माध्यिका Q1 और Q3 के बीच है, या डी माध्यिका Q1 और Q3 के बाहर है। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो माध्यिका Q1 और Q3 के बीच है, यानी Q1 माध्यिका Q3, तो इस तरीके यानी माध्यिका जो है Q1 Q3 के बीच में होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या डेटा सेट में आउटलायर्स की पहचान करने के लिए क्वार्टाइल का
उपयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है यस, ए हाँ, बी नहीं, सी शायद, या डी केवल छोटे डेटा सेट के लिए। तो डेटा सेट में आउटलायर्स की पहचान करने के लिए क्वार्टाइल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल हाँ, यानी ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 जो लास्ट है, डेटा विश्लेषण में क्वार्टाइल कैसे मदद करते हैं? पहला, डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति का सारांश प्रदान करने के हेतु, बी है डेटा की परिवर्तनशीलता का सारांश प्रदान करने के लिए, सी है डेटा वितरण के आकार का सारांश प्रदान करने के लिए, या डी है उपरोक्त सभी का सारांश प्रदान करने के लिए। तो जो डेटा विश्लेषण में क्वार्टाइल होता है वो डेटा के केंद्रीय प्रवृत्ति का सारांश भी देता है, डेटा की परिवर्तनशीलता का सारांश भी प्रदान करता है, डेटा वितरण के आकार का भी सारांश, यानी इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन क्वार्टाइल पे। और अगर हम चाहेंगे आप लोग तो हम क्वार्टाइल के बारे में एक स्पेशल वीडियो चतुर्थक के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे, और कुछ एग्ज़ाम्पल के सहारे भी Q1 Q2 और Q3 ये कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं विथ एग्ज़ाम्पल, उसकी भी परिचर्चा हम लोग कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, अपना ख्याल रखना।